चलिए क्लास शुरू करें। तो क्या है पढ़ना आज के क्लास में, पहले वो सुन लीजिएगा, फिर बातचीत आगे होगी। वो जो रेजिस्टेंस का एक्सप्रेशन आया था, कैपिटल R इक्वल्स टू स्मॉल m इंटू स्मॉल l डिवाइडेड बाय n e स्क्वायर टाउ इंटू a, और रेजिस्टिविटी का भी हम लोगों को रिजल्ट मिला था m बाय n e स्क्वायर टाउ। उनका सहारा लेकर हम लोगों को आज डिस्कस करना होगा कि यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर पहले कम था, सपोज 27 डिग्री सेल्सियस, उस वक्त उसका अपना कुछ रेजिस्टेंस रहा होगा। आप उसके टेम्परेचर को 27 से इंक्रीज करके 30 कर रहे हो, क्या अब उसका रेजिस्टेंस भी इंक्रीज करेगा या रेजिस्टेंस डिक्रीज करेगा? इंक्रीज करेगा तो वजह क्या है, और डिक्रीज करेगा तो इसके पीछे क्या रीज़न देंगे? रेजिस्टिविटी का क्या होगा यदि आप टेम्परेचर किसी कंडक्टर का इंक्रीज करते हैं तो, या फिर आप उल्टा करो, इंक्रीज ना करके टेम्परेचर डिक्रीज कर दो, तो कुछ ना कुछ तो असर पड़ेगा। मतलब आज का टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ मटेरियल। अब मटेरियल कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर हो सकता है। बैड कंडक्टर की तो बात ही नहीं कर सकते इंसुलेटर की, क्योंकि उसमें ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, ना तो उससे होकर करंट पास करेगा। जब इंसुलेटर से करंट ही पास नहीं करेगा तो फिर उसमें काहे का रेजिस्टेंस और किस बात की रेजिस्टिविटी? तो दैट्स वाई हम लोग यहाँ पर इसको ऐसे देख कर चलेंगे। नौतेज आप थे पिछले क्लास? ठीक है। अयान ओके, देना ध्यान, सुनिएगा प्लीज़। आज फुल क्लास में हम लोग कुछ भी साथ साथ नोट नहीं करेंगे। क्लास एंड होगा, QR कोड स्कैन करेंगे, या आप बीच बीच में स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में लिख लेना, ठीक है? चलिए, चलो बच्चों, सारा ध्यान इधर रखिएगा। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर on the resistance and the resistivity of a material. अब ध्यान रखना, अभी अभी कह रहा था, चूंकि बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स वो चीज़ होते हैं जिसके अंदर ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ना तो जिससे होकर आप करंट पास करवा सकते हो। तो जिससे करंट ही पास ना करे, जिसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही ना हो, उसका काहे का रेजिस्टेंस और कहाँ की रेजिस्टिविटी? तो हम लोग बैड कंडक्टर या इंसुलेटर्स की बात वहाँ पर बिल्कुल नहीं करेंगे। जब भी बात होगी तो इनके अलावे 3 अलग कैटेगरीज होते हैं सब्सटेंसेस के। एक हुआ करता है कंडक्टर, दूसरा हुआ करता है सेमीकंडक्टर, और तीसरा हुआ करता है अलॉयज़, जो हम तुम अपने यूज के लिए, अपने यूज के हिसाब से बनाते हैं कि उसका काम क्या करना है, हम लोगों को उसके बारे में बात करनी है, ठीक? तो सुनते जाना। सबसे पहली बात, कि हमें ये पता है कि रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इक्वल्स टू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू लेंथ ऑफ कंडक्टर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। गलत, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ई स्क्वायर, ई हमारा चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन है, टाउ एवरेज रिलैक्सेशन टाइम, और ए हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ कि लास्ट क्लास में, दोनों न्यूमेरिकल क्लासेस के पहले जब इसको हम लोग पढ़ रहे थे, उस वक्त आप क्लास में मौजूद थे, वो क्लास आपने किया है, इसका प्रूफ आपका देखा हुआ है, ऐसी उम्मीद है। इसमें एक बात और हुई थी बच्चों, एक बात और हुई थी कि हम लोगों ने m को अलग कर दिया था, n को अलग कर दिया था,
ई स्क्वायर को अलग किया था, टाउ को अलग किया था, ऊपर में लिखा ये एल और नीचे में लिखा ये ए, सेपरेट रखा था। और इस पूरी क्वांटिटी को हम लोग एक नए कांस्टेंट के नाम से बात कर रहे थे, वो क्या था, रो टाइम्स एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस का जो ओरिजिनल एक्सप्रेशन था R इक्वल्स टू दिस मच, ये तो था ही था, ये तो मिल चुका था हमें। और ये जो चीज़ है ये बाद में जो हमें मिली है, ये किस चीज़ को दिखा रहा था, वही रेजिस्टेंस को है। तो रेजिस्टेंस के दो दो रिजल्ट्स थे। इसको मैं बॉक्स में नहीं रखना चाहता, मैं इसको हाईलाइट नहीं करना चाहता हूँ। हाईलाइट किसी और चीज़ को किया जा रहा है, ध्यान देते रहना। कौन सी चीज़ है वो देखना जरा आयान। लिखना चाह रहा हूँ कि यहाँ पे ये जो रो है वो कहाँ से चला आया है, वो ये m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। ध्यान से, यदि आप इसकी बात करें बच्चों, इसकी, तो m है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 31 kg फिक्स्ड। इलेक्ट्रॉन का टेम्परेचर, मतलब कंडक्टर का टेम्परेचर कम है, ज़्यादा है, और ज़्यादा है, और ज़्यादा है, माइनस में है। इलेक्ट्रॉन का मास कभी भी टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता। टेम्परेचर को घटाओ या बढ़ाओ, इलेक्ट्रॉन का मास वही फिक्स्ड रहेगा। तो क्या m हमारा कांस्टेंट हो गया? ठीक है, m हमारा कांस्टेंट हो गया। कांस्टेंट n क्या था? नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। आप ऐसा करो, कंडक्टर का एक टुकड़ा ले लो जिसका लेंथ 1 सेंटीमीटर, जिसका ब्रेड्थ 1 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट भी 1 सेंटीमीटर। तो वो जो हम लोग लूडो का डाइस यूज़ करते हैं, 1 सेंटीमीटर लंबा चौड़ा ऊंचा क्यूब के शक्ल का, उतना बड़ा टुकड़ा हमें मेटल का मिल जाएगा। हम लोगों ने ऐसा माना कि 1 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर कंटेन्स कितने फ्री इलेक्ट्रॉन्स? n। यदि वैसे वैसे डबल वॉल्यूम को आप ले लो तो 2n हो जाएगा, ट्रिपल ले लो तो 3n हो जाएगा, 4 टाइम्स ले लो तो 4n हो जाएगा, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये चीज़ था, ये भी कांस्टेंट है फिलहाल। E है इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलॉम। ये भी फिक्स्ड है, चार्ज भी वैरी नहीं करेगा विद टेम्परेचर। टाउ है रिलैक्सेशन टाइम, आपको बताया था कि कोई मतलब जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मेटल के अंदर उसमें इलेक्ट्रॉन्स भी होते हैं और पॉजिटिव चार्ज वाले कर्नल्स भी होते हैं। कर्नल्स कौन? यदि सोडियम का एक टुकड़ा लिया है तो वो जो Na प्लस Na प्लस Na प्लस Na प्लस दिखाई पड़ेंगे उनको कर्नल्स बोल दो, और आउटर मोस्ट के इलेक्ट्रॉन्स जो निकले हैं वो यहाँ वहाँ बिखरे हुए रहेंगे। ऐसी कहानी बन जाएगी। तो रिलैक्सेशन टाइम, जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या था कि यदि आप एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज़ करते हो, जाकर एक कर्नल से टकराया, उसके बाद दूसरे कर्नल तक पहुंचने में इसको 3 सेकेंड का वक्त लगा, तब दूसरा कॉलिजन हुआ, तो वो जो 3 सेकेंड है वो रिलैक्सेशन टाइम है। दूसरे कर्नल से टकराकर तीसरा थोड़ा ज़्यादा दूरी पे था, उससे टकराने में इसको 10 सेकेंड्स लग गए, तो रिलैक्सेशन टाइम इस बार 10 सेकेंड। फिर अगला कर्नल काफ़ी करीब था, विद इन अ सिंगल सेकेंड फिर कॉलिजन हो गया। मतलब बहुत सारे कॉलिजन्स होंगे और हर बार टाइम थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा, थोड़ा कम, थोड़ा ज़्यादा लगता चला जाएगा। आप उन सारे टाउ को, टाउ 1, टाउ 2, टाउ 3, टाउ 4, सारे रिलैक्सेशन टाइम को ऐड करके नंबर ऑफ कॉलिजन से डिवाइड कर दो तो एक एवरेज टाइम निकल जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे टाउ से दिखा रहे हैं। अब इसमें कौन सी बात मुझे आपको बतानी है वो देखो कि ये जो रेजिस्टेंस है,
रेजिस्टेंस, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम की। इसको देखो, यदि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स कम है तो रेजिस्टेंस अलग होगा, ज़्यादा है तो रेजिस्टेंस अलग होगा। ये ऐसी एक बात यहाँ पे दिख रही, इस एक्सप्रेशन में जो नज़र आ रहा है उसकी बात कर रहे हैं हम लोग। और इसी का एक और रिलेशन देखो, आर प्रोपोर्शनल टू 1/टाउ। रिलैक्सेशन टाइम कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा, रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा, रेजिस्टेंस कम, एंड सो ऑन। यहाँ तो आर की बात कर रहे हैं, एम तो हमारा कांस्टेंट है, एल फिक्स कर लिया, कंडक्टर का लेंथ जो चेंज नहीं करना है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज नहीं करना है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन चेंज नहीं होगा। लेकिन जब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कम ज़्यादा होते जाएंगे और उनके बीच के कॉलिजन में लगा हुआ टाइम भी कम ज़्यादा होता रहेगा। इसलिए इन्हीं दोनों को मेंशन किया, बाकियों को छोड़ दिया। जो कांस्टेंट्स हैं जिन पर टेम्परेचर बढ़ने घटने का असर नहीं पड़ेगा उनको रहने दिया। जरा रेजिस्टिविटी की तरफ भी आ जाओ। यहाँ पे भी आप देखो, ये हमारा कांस्टेंट, ये कांस्टेंट, यहाँ पर भी दो चीज़ें हैं, मतलब रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन और रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। एक गजब की सिमिलैरिटी इन दोनों में है। छवि आर मतलब रेजिस्टेंस भी नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल और रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। रेजिस्टिविटी में भी वही बात, ये भी इन दोनों के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब जैसा बिहेवियर रेजिस्टेंस का टेम्परेचर बढ़ने घटने पर होगा वैसा ही बिहेव करेगा कौन, रेजिस्टिविटी। ये जो टेम्परेचर आपने बढ़ाया और रेजिस्टेंस इंक्रीज हुआ तो रेजिस्टिविटी भी इंक्रीज होगी। टेम्परेचर बढ़ाया, रेजिस्टेंस डिक्रीज तो रेजिस्टिविटी भी डिक्रीज। ये एक बात है सबसे पहले। तो अब इसी चीज़ को यहाँ पे रखकर, चूँकि सारा जो कंपोनेंट है, कौन सा सिंबल किसको दिखा रहा है, वो हम लोग पढ़कर आ रहे हैं, हम लोगों को पता है, इसलिए यहाँ पर और खानदान खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। सीधे आते हैं मुद्दे की बात करने के लिए। जो बच्चे ऑनलाइन हैं दीजिए आवाज़। यस सर। ठीक है, ठीक है। तो तनु है, श्रेया है, माहिरू है, कृति है और बबीता जुड़ी तो थी बट शायद बबीता नहीं है। और कौन है, कौन और? अनिशा। ओके, सुनना, क्या पढ़ रहे थे हम लोग निखिल? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक, आइए 3 अलग अलग कॉलम्स बना रहा हूं बच्चों में। 3 कॉलम्स बना रहा हूं मैं। इसको थोड़ा छोटा रहने दिया और ऐसा करो, इन दोनों को थोड़ी ज़्यादा जगह दे दो। यहाँ पे डिस्कशन बहुत कम होगा, सस्ते में निकल जाएगा। जो सीखना है, जो जानना है, वो यहाँ पे जानना है। करंट किससे किससे होकर पास होता है? इंसुलेटर या बैड कंडक्टर को छोड़कर सबसे, जैसे कि कंडक्टर, जैसे कि सेमीकंडक्टर और जैसे कि अलॉयज। तो समझो बात, कुछ ऐसे देखें, इन कंडक्टर्स जैसे कि कॉपर, जैसे कि आयरन, जैसे कि एजी मतलब क्या, सिल्वर, जैसे कि ऑरम मतलब क्या, गोल्ड, एटसेट्रा। यदि आपने जो कंडक्टर लिया है वो मेटालिक कंडक्टर है, आपके पास जो टुकड़ा है वो किसी मेटल का टुकड़ा है जिससे होकर करंट पास हो सके, उसकी बात कर रहे हैं।
आपने किया क्या, सबसे पहले क्या किया है कि उस कंडक्टर के टेम्परेचर को इंक्रीज किया। जैसे इंक्रीज करोगे दो बदलाव इसमें दिखाई पड़ेंगे बच्चों, दो चेंजेस इसमें दिखाई पड़ेंगे। पहला जो चेंज होगा उसको हम लोग इस तरफ डिस्कस कर रहे होंगे और दूसरे चेंज को इस तरफ डिस्कस कर रहे होंगे। थोड़ा रफ यहाँ पर कर लेते हैं कि यही वो कंडक्टर है सपोज करो, फिर इसको हटा दिया जाएगा। इसमें ये रह गए फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स रह गए, और बीच बीच में कर्नल्स। ये जिस किसी मेटल का, सपोज करो कॉपर का रॉड है तो Cu++, यदि ये सिल्वर का रॉड है तो सिल्वर के आयंस, यदि आयरन है तो Fe++ एंड सो ऑन। तो हमें अभी नहीं पता कि कौन सा मेटल लिया है, इसलिए कर्नल्स को वैसे दिखा दो जब हम लोग थ्योरी पढ़ते समय जो सिंबल ले रहे थे कर्नल्स का वैसा दिखा दो। तो इनिशियली ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, जब टेम्परेचर कम था कंडक्टर का, जब माहौल ठंडा था, जब सब कुछ अंडर कंट्रोल था, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स जब चल रहे थे इनका मूवमेंट थोड़ा स्लो था, गर्मी कम थी, टेम्परेचर कम था, इसलिए ये लोग स्लोली मूव कर रहे थे कंडक्टर के अंदर, जिसकी वजह से दो सक्सेसिव कॉलिजन्स के बीच में रेस्ट करने के लिए ज़्यादा वक्त मिल रहा था। ज़्यादा देर तक इलेक्ट्रॉन पहले कॉलिजन के बाद दूसरे कॉलिजन से पहले आराम फरमा रहा था, रिलैक्स कर रहा था, मतलब रिलैक्सेशन टाइम ज़्यादा मिल रहा था इलेक्ट्रॉन्स को। आपने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज किया। टेम्परेचर इंक्रीज होने से अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनों को एनर्जी मिली और उस एनर्जी की वजह से इनका जो मूवमेंट है वो काफ़ी फास्ट हो गया। अब जब फास्ट हुआ तो रिलैक्स करने का टाइम कम हो गया, जल्दी कॉलिजन करने की नौबत आ गई थी इनकी। मतलब टेम्परेचर इंक्रीज करने पर जो एवरेज रिलैक्सेशन टाइम है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। कॉलिजन फास्ट हो गया, जल्दी आपस में टकराना शुरू कर गए। मतलब टाउ क्या हो गया, डिक्रीज। चलो पीछे चलो। जब टाउ डिक्रीज करता है हाँ, जब टाउ डिक्रीज करता है, ये देखो इसको पकड़ो, इसको भी देख लो। जब टाउ डिक्रीज तो रेजिस्टिविटी इंक्रीज, जब टाउ डिक्रीज तो रेजिस्टेंस इंक्रीज। चूंकि रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी दोनों ही एवरेज रिलैक्सेशन टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, तो जब दो चीज़ें एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती हैं तो इसको आप डिक्रीज करो तो ये इंक्रीज कर जाता है, इसको इंक्रीज करो तो ये डिक्रीज कर जाता है। क्या यहाँ तक सब कुछ ठीक? अच्छा, तो हमें ये पता चला कि रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस, टाउ का वैल्यू डिक्रीज होने की वजह से इनका वैल्यू क्या हो जाएगा, इंक्रीज। आर भी इंक्रीज करेगा एंड रो भी क्या कर जाएगा, इंक्रीज। ये हुई पहली बात। आ जाओ इस तरफ। जब टेम्परेचर कम थे इसमें तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी कम थे। टेम्परेचर का क्या काम होता है, आपके पास एक एटम है, आइसोलेटेड एटम है, उसको आपने एनर्जी दिया, उसको आपने हीट दिया, तो कोई भी एटम जब उसे हीट मिलती है तो अपने आउटर मोस्ट से इलेक्ट्रॉन रिलीज करवाता है। उसके आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन एटम से बाहर निकल जाता है यदि एनर्जी आप दे रहे हो तो यहाँ पे भी क्या हुआ,
कि इसमें बहुत सारे कॉपर के एटम्स या सिल्वर के एटम्स यहाँ पे थे। जब हीट देना शुरू किया तो जितने एटम्स से इलेक्ट्रॉन्स पहले से निकल चुके थे वो तो निकल चुके थे, कुछ ऐसे भी एटम्स थे जिन्होंने अपना इलेक्ट्रॉन रिलीज नहीं किया था, तो हीट मिलते ही वो एटम्स भी इलेक्ट्रॉन रिलीज करना शुरू कर गए। मतलब वो जो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम आपने लिया था वो अब इंक्रीज कर जाएगा हीट देने से, और ज़्यादा एटम्स अपने आउटर मोस्ट सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन को रिलीज करवाने लगेंगे, और नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज। अब जरा सोचो R और रो का रिलेशन N के साथ कैसा था, यह भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल। चूंकि N इंक्रीज हो रहा था तो R को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। चूंकि N इंक्रीज हो रहा था तो रो को क्या होना चाहिए, डिक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ठीक है, लिख दीजिए पहले। देयरफॉर R को डिक्रीज होना है एंड रो को भी क्या होना है, डिक्रीज। ठीक है, और इन सब के पीछे जो कॉन्सेप्ट लगाया है वो ये है कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू N, रो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ। इसी के बेसिस पर हम लोग इस और इस कंक्लूजन तक आ पाए। अब यहाँ पर देखिए दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं, दोनों फैक्टर्स एक दूसरे के अगेंस्ट काम कर रहे हैं। यहाँ पे रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होने की वजह से R और रो को इंक्रीज होना था, और यहाँ N इंक्रीज होने की वजह से R और रो को डिक्रीज होना था। अब किसकी माने किसकी ना माने। यदि इस रास्ते आते हैं तो पता चला कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर्स के R और रो इंक्रीज कर जाते हैं, और इस रास्ते आते हैं तो पता चलता है कि टेम्परेचर इंक्रीज करने पे कंडक्टर्स के R और रो डिक्रीज कर जाते हैं। अब दो में से कोई एक मानना होगा, दूसरे को छोड़ना पड़ेगा, और उसका रीज़न भी देना पड़ेगा। जो बच्चे ऑनलाइन है एक बार आवाज़ दीजिए, फिर आगे चलते हैं। यस सर। गुड, वेरी गुड। यस सर। ठीक है, यहाँ तक ठीक है, आगे चले। अब मेरी बात सुनो, होता क्या है, जब एक्सपेरिमेंट किए गए, एक्सपेरिमेंट, तो ये वाली बात सच निकली, ये वाली बात झूठ निकली। तब हम लोगों ने इसका एक रीज़न दिया। याद रखना, केमिस्ट्री तो पूरी तरह से झूठ है, फिजिक्स में भी ये हालात ऐसे आते हैं। इलेक्ट्रॉन वगैरह की बात आ गई, बस ये झूठ हो गया। पहले प्रैक्टिकली हमें रिजल्ट पता चलता है, फिर हम लोग नकली रीज़न देते हैं। आप गौतम बुद्ध बनने की तैयारी में हैं? अच्छा, ठीक है, करते हैं बातचीत। सुनो बात, रीज़न सुनना। आपने क्या लिया है, कंडक्टर। कंडक्टर में N जो होते हैं ना बच्चों, N नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, वो तकरीबन इतने होते हैं। इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। हाँ, इतना पैसा होता तो क्या बात थी, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स इतने। बस यूँ समझो कि अभी है ना, वो मेरे एक दोस्त की शादी थी मुंबई में, अनंत की। हाँ, हम लोगों को नहीं बुलाया। नहीं, बात सुनो, हम लोगों को नहीं बुलाया। उसको पता था कि किनको बुलाना चाहिए। उनके पास उतना सारा पैसा ऑलरेडी है,
और हम तुम लिफाफे में भर के 151 111 221 501 जिस पार्टी में दे दिया, पूरे मोहल्ले को बताए बगैर चैन नहीं लेते, है ना, कि 501 दिया है। आप समझिए यदि इतना है और यदि 500 इलेक्ट्रॉन बढ़ भी गए हिट करने पर, 1000 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज भी कर गए, तो इतने सारे इलेक्ट्रॉन में 1000, 2000, 10,000 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज भी कर जाए तो किसी को पता विता चलने वाला नहीं है। इसलिए ये इस वाले इंक्रीज को हम लोग अंडर एस्टिमेट कर देते हैं, इसको इग्नोर करना होता है। ये कंसिडरेबल इंक्रीज नहीं होता क्योंकि इसके पास पहले से ही इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो टेम्परेचर बढ़ने से जो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर जाते हैं वो नेग्लिजिबल इंक्रीज रहता है। तो दैट्स वाई यदि ये हमारा नेग्लिजिबल हो गया तो फिर ये वाला कैंसिल्ड, इसको हम लोग छोड़ सकते हैं। ये रिजेक्ट हो गया और ये एक्सेप्ट हो गया, ठीक है, ये हमारे काम का और ये बेकार। इनफैक्ट एक्सपेरिमेंटली भी पहले मिला था, बाद में ये रीज़न दिया। जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है मेटल्स के केस में, गुड कंडक्टर्स के केस में, किसके किसके बीच, एक्स एक्सिस पे रखते हैं टेम्परेचर और वाई एक्सिस पे रखते हैं रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिल रहा होता है हमें, ये वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस, ये रहा टेम्परेचर और ये रहा आर या फिर रो। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलता है, थोड़ी देर तक ऐसे करके हल्का सा कर्व जाता है और थोड़ा आगे चलने के बाद तकरीबन स्ट्रेट सा हो जाता है, लीनियर वैरी करने लगता है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक वेरिएशन दिखता है, यहाँ पर स्ट्रेट लाइन चला जाता है। तो ये दिखा क्या रहा कि एज द टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब जब एक्सपेरिमेंट से ये मिला तो हम लोग इस वाले रास्ते जाएंगे तभी सही रिजल्ट मिल रहा है, और इसको हम लोगों ने फिर छोड़ दिया। तो ये एक बात थी जब हम लोग कंडक्टर यूज़ करते हैं और उससे होकर जो करंट पास कर रहा है उसके रास्ते आने वाले रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी की बात करते हैं कि उनका वेरिएशन टेम्परेचर के साथ कैसे होता है। अपराजिता कुछ कहना चाह रही हैं आप? पक्का? अच्छा ठीक है, आगे सुनो। क्या यहाँ से आगे चले बच्चों? जो लोग ऑनलाइन हैं एक बार आवाज़ दीजिए। Yes, sir. ठीक है, Sir. बहुत अच्छा, आगे सुनो। अब हम लोग चलते हैं सेकंड केस में। इन सेमी कंडक्टर्स पढ़ना कब है? पढ़ना है क्लास 12th के तकरीबन लास्ट के चैप्टर्स में। सेमी कंडक्टर डिवाइसेस है ना, पीएन ट्रांजिस्टर है ना, जंक्शन डायोड, उस वक्त आपको सेमी कंडक्टर्स पढ़ना है। पी टाइप एन टाइप सेमी कंडक्टर्स पढ़ना है, उस तरफ है। अभी सिर्फ इसका नाम आ गया, तो बताना चाहता हूँ कि जैसे इसका नाम है सेमी कंडक्टर, मतलब इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो कंडक्टर से कम होती है। गुड कंडक्टर जैसा बिहेव नहीं करता है, लेकिन रबर प्लास्टिक लकड़ी की तरह ये लोग बैड कंडक्टर भी नहीं होते, ठीक ठाक कंडक्ट कर लेते हैं, मतलब काम चलता रहता है इससे, ठीक है। तो सेमी कंडक्टर्स की यदि बात करें, एग्जाम्पल के तौर पे आप ले लो जर्मेनियम, सिलिकॉन एटसेट्रा। इन सब की खासियत क्या है? इनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। मेटल कौन? जिनके आउटर मोस्ट में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स हो, आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके कैटायन में कन्वर्ट होते हैं। नॉन मेटल्स कौन? जिनके आउटर मोस्ट में 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट करते हैं, एनायंस में बदलते हैं। अब जिनके आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन्स है
वो लॉस करेंगे तो भी 4 लॉस करना पड़ेगा, गेन करेंगे तब भी 4 गेन करना पड़ेगा। यदि कोवेलेंट बॉन्ड बनाएंगे तो भी 4 जगह उनको शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए इनकी जो कंडक्टिविटी होती है वो रबर प्लास्टिक वगैरह की तरह ज़ीरो नहीं और गोल्ड सिल्वर कॉपर की तरह हीरो नहीं, बल्कि बीच बीच में कहीं इनकी कंडक्टिविटी लाई करती है। इनफैक्ट हम लोग इसकी डोपिंग करवाकर इसमें बाहर से कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स देते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स ना के बराबर होते हैं इसमें, ठीक है। उस प्रोसेस को डोपिंग कहते हैं। डोपिंग सुना है वर्ड? डोपिंग कभी भी सुना है? कभी सुना है आपने डोपिंग? किसी चीज़ में थोड़ा इम्प्योरिटी मिक्स कर देना। जैसे ओलंपिक गेम्स जो होते हैं, अब तो काफ़ी ट्रांसपेरेंसी आ गई है। पहले कोई फुटबॉल प्लेयर है वो कुछ ड्रग्स ले लेता था, इतने गोल मारता था, इतने गोल मारता था कि चपटा कर देता था पूरा गोल पोस्ट को। कोई क्रिकेटर है उसने कुछ ड्रग्स ले लिया, अब उसको बॉल जो है वो फुटबॉल दिख रहा है, सवाल ही नहीं कि बॉल उससे मिस हो जाए, पूरा मार के बर्बाद कर देता था। बॉलर को यदि डोपिंग, मतलब बॉलर वही दवा खा ले, अब उसकी स्पीड बढ़ गई, अब उसका जो पोटेंशियल है वो बढ़ गया, बैट्समैन की हालत खराब। तो इससे क्या होता था, पार्शियलिटी हो जाती थी। वो कुछ मेडिसिन कुछ इंजेक्ट करवा के चला आया जो उसकी एनर्जी को बढ़ा दे, जो उसके पोटेंशियल को बढ़ा दे। बाकी खिलाड़ी वैसा नहीं करे हुए, तो ये तो खेल के अगेंस्ट हो गया, वो डोपिंग होती है। यहाँ पर भी डोपिंग है। या अरे डोपिंग, आपके मोहल्ले में वो वाला घर याद करो ना, ऐसा घर जिसका मालिक एक बहुत बड़ा कॉलेज प्रोफेसर है, लेक्चरर है। ऐसा घर जिसका मालिक आईएएस ऑफिसर है ना, जिसका ऑनर बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, और उनके वहाँ जो बच्चे हैं उनको वो खेलने के लिए भी अपने बाउंड्री के अंदर ही जुगाड़ कर देते हैं। बैडमिंटन खेलो, इंडोर गेम्स खेलो। मेरे आपके साथ मना करते थे खेलने के, उसके साथ मत जाना, उसके साथ इस बाउंड्री से बाहर मत जाना, ये बच्चे बिगड़े हुए हैं, इनके साथ मत खेलना धूल मिट्टी में। तो ऐसे करके उनका लालन पालन होता है। जब 15-17 साल बीतते हैं तो एक युग पुरुष बन के तैयार होता है। हाँ, लेकिन उसके पहले सुन लो जो बता रहे हैं। अब 18 साल 20 साल का होने के बाद उसको ये तो पता है कि बैडमिंटन और कैरम बोर्ड कैसे खेलते हैं, भाई बहन आपस में मिल के कैसे रहना चाहिए, कैसे स्कूल जाए, अच्छा मार्क्स लाए। लेकिन डे टू डे लाइफ में वो जो हमारे में एक एबिलिटी आती है, किसी को बेवकूफ़ बनाकर उसका कुछ हड़प लिया, अपना ख़राब फ़ोन उसको बेच दिया 1.5 गुने प्राइस में, है ना, चप्पल को एप्पल बना करके उसको दे दिया। ये जो चीज़ें होती, क्वालिटी होती है ज़िंदगी जीने के लिए, छल कपट, वो नहीं आया उसमें। तब उसको स्पेशली 18-20 साल के बाद अब बोलता है काम करो, थोड़ा बाहर जाओ, बाहर थोड़ा निकलो, दुनिया देखो, ये तुम घर में घुसे रहते हो, है ना। ये सिचुएशंस रहते हैं। हाँ बिल्कुल। तो अब उनको बाहर भेजते कि थोड़ी बदमाशी सीख कर आओ, थोड़ी शरारत सीख कर आओ, थोड़ा लड़ाई वड़ाई सीखो, कैसे कैसे खुद को सरवाइव करना है। लेकिन तब तक देर हो चुकी होती है। तो पेरेंट्स क्या चाहते हैं, अब इसमें बुरी बातें आएँ, लेकिन तब तक वो रास्ता चेंज कर चुका होता है, साधु बन चुका होता है। ये उसी तरह का चीज़ है। इसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स बहुत अच्छे से ढूंढोगे तब आपको कुछ कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलने वाले। अच्छा, एक वहाँ है, एक यहाँ है, ऐसे एक वहाँ है, ऐसे दिखेगा। इतने सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, आपको उसमें डोपिंग करवाकर बाहर से इलेक्ट्रॉन्स डालना होता है। ये सिचुएशंस हो जाते हैं। तो यदि वैसी बात है तो इनके पास तो अपना फ्री इलेक्ट्रॉन पहले था ही नहीं, लेकिन फिर भी यदि आप कंसिडर करते ही हैं तो गिनती के 2-4 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ वहाँ दिख जाए तो बहुत है। सुन पाए? अब वापस आप इस चीज को देखना शुरू कीजिए। क्या किया आपने, इसका भी टेम्परेचर क्या करवाया, इंक्रीज। इस बार भी असर 2 जगह पड़ने वाला है। एक कॉलिजन फास्ट हो गया था, यहां पर कॉलिजन फास्ट,
कॉलिजन रैपिड हो गया था, यहां पर भी कॉलिजन हो गया फास्ट। किसका कॉलिजन? फ्री इलेक्ट्रॉन्स का। किसके साथ? रास्ते में आने वाले पॉजिटिवली चार्ज्ड कर्नल्स के साथ। फास्ट हो गया। फास्ट होते ही आराम करने का वक्त घट गया, रिलैक्सेशन टाइम क्या हो गया? कम। रिलैक्सेशन टाइम कम होते ही आर इंक्रीज और रो भी क्या हो गया? इंक्रीज। इनवर्सली प्रोपोर्शनल आर और रो ये दोनों ही रिलैक्सेशन टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। रिलैक्सेशन टाइम जितना कम, रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी उतनी ज़्यादा। एक बात यहाँ आ गई। अच्छा, जरा इधर आ जाओ। अब आपने टेम्परेचर दिया, इसकी वजह से और इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें आ गए, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स भी इसमें चले आए। वो जो एटम्स थे सेमीकंडक्टर के, उनके आउटर मोस्ट सेल के इलेक्ट्रॉन्स निकल कर बाहर आना शुरू हो गए, तो ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स आ गए, मतलब n भी क्या हो गया यहाँ पे? इंक्रीज। अब n के साथ इनका रिलेशन कैसा है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। n यदि इंक्रीज होता है तो r डिक्रीज, n यदि इंक्रीज होता है तो रो डिक्रीज। इसका मतलब r भी डिक्रीज होना चाहिए और रो भी डिक्रीज होना चाहिए। देखो फिर से एक दूसरे के अगेंस्ट बात हो गई। इस रास्ते चलते हैं तो रिजल्ट कुछ और, इस रास्ते चलते हैं तो रिजल्ट कुछ और। यहां दिख रहा है टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज, और यहां जस्ट ऑपोजिट, टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज। तो थ्योरेटिकली फंस गए हम लोग। अब किया प्रैक्टिकल, कि देखते प्रैक्टिकली क्या आता है। जब प्रैक्टिकल किया तो ग्राफ कुछ ऐसा दिखा। ये टेम्परेचर और ये रहा आर या फिर रो वाई एक्सिस में। ग्राफ ऐसा था बच्चों, ऐसा। टेम्परेचर कम, रेजिस्टेंस ज़्यादा या रेजिस्टिविटी ज़्यादा। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज किया वैसे वैसे रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी डिक्रीज होती गई। कौन सी सही मिल रही थी हमें इस बार? ये। कौन सा गलत मिल रहा था इस बार? अब रीज़न फिर देना था कि अभी तो n जो इंक्रीज हो रहा था वो नेग्लिजिबल हो गया था, तो यहाँ पर भी तो ऐसा होना चाहिए, नहीं हुआ ना। इस बार आपने कंडक्टर नहीं सेमी कंडक्टर लिया। शुरू में कुछ ही इलेक्ट्रॉन्स थे, इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स इसके पास नहीं थे, तो जब टेम्परेचर बढ़ने से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हुआ तो इस बार ये नेग्लिजिबल नहीं था, इस बार ये कंसिडरेबल था। इस बार ये कंसिडरेबल इंक्रीज हुआ n में, और जब n इंक्रीज तो r और रो कैसा हो गया? डिक्रीज। तो फिर इसका क्या? इसको क्यों छोड़े? क्या बोलकर छोड़ना था? बोल दिया कि एक्सपेरिमेंट में जो आया वही सही था और इसका रीज़न दे दिया, इसका नहीं पता। ये सिचुएशंस हो गए, ठीक है। ये दो चीज़ें हो गई। तो कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज, सेमी कंडक्टर में टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज। 1 मार्क्स में एमसीक्यू में ये क्वेश्चन आ सकता है आपको कि व्हाट हैपेंस टू द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी ऑफ अ कंडक्टर, ध्यान रखना पड़ेगा, या कह देगा ऑफ अ सेमी कंडक्टर इफ इट्स टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड। अब 4 ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंक्रीज, ऑप्शन बी डिक्रीज, ऑप्शन सी इट विल फ्लक्चुएट, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, ऐसे करके दे गया। अब आपको उसमें से जो इन्फॉर्मेशन मिल रही है इसके बेसिस पर इसको पता करना होगा। तीसरा, थर्ड क्या है? इन अलॉयज जैसे मैंगनीन, जैसे
नाइक्रोम एटसेट्रा। नाइक्रोम का तो नाम सुना होगा, वो हीटिंग एलिमेंट है ये। अरे इलेक्ट्रिकल हीटर होता है ना, उसमें वो जो स्प्रिंग लगी रहती है हीटर में, है ना, तो वो जो वायर होता है वो नाइक्रोम का ही तो होता है। ठीक है, तो ये कुछ अलॉयज है और ये है ही क्या, हीटिंग एलिमेंट। इनको बनाया ही है हीट टॉलरेट करने के लिए, हीट बर्दाश्त करने के लिए। इस केस में जरा देखना क्या होता है बच्चों। आपने, हम लोगों ने क्या किया, टेम्परेचर इंक्रीज, फिर से इसके दो इम्पैक्ट हुए। एक बार रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज हुआ और एक बार नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इंक्रीज हुआ। जब रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज होता है, इसका मतलब आर हमारा कैसा होगा, रिलैक्सेशन टाइम इंक्रीज करो तो आर कैसा हो जाएगा, डिक्रीज। गलत किया क्या, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा ना, सॉरी, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज होगा इस तरफ, क्योंकि कॉलिजन फास्ट हो जाएंगे और इसके डिक्रीज होने की वजह से आर भी हमारा इंक्रीज और रो भी हमारा क्या हो जाएगा, इंक्रीज। ठीक, इधर आ जाओ, एन के इंक्रीज होने की वजह से आर भी डिक्रीज और रो भी डिक्रीज। अब यहां पर क्या करेंगे हम लोग, करता हूं बात मैं आप लोगों से। ठीक है, तो यहां पर इंक्रीज और यहां पे क्या हो रहा है, ये डिक्रीज। अब यदि इसकी माने तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, इसको मानकर चले तो टेम्परेचर इंक्रीज होने पे रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो रही है। तो इस बार होता क्या है, कि दोनों जो फैक्टर्स हैं ना, एन और टाउ वाले, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर जाते हैं। मतलब तकरीबन इन दोनों का जो असर है वो सेम हो जाता है, ऑलमोस्ट इक्वल हो जाता है। तो इंक्रीज की वजह से ये डिक्रीज कैंसिल और डिक्रीज की वजह से ये इंक्रीज कैंसिल। एन की वजह से रिलैक्सेशन टाइम जो था एवरेज वाला वो कंट्रोल हो गया और रिलैक्सेशन टाइम की वजह से एन कैंसिल होता चला गया। मतलब इन केस ऑफ अलॉयज ये लोग नीदर इंक्रीज नॉर डिक्रीज, ना तो इंक्रीज हो पाते हैं प्रॉपर तरीके से और ना तो डिक्रीज, ऑलमोस्ट इक्वल। तो आप कह सकते हैं कि ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर ऑफ एन alloy, the resistance and resistivity of the alloy will remain same। ना तो वो इंक्रीज करेगा ना तो डिक्रीज, क्योंकि दोनों जो फैक्टर्स है वो आपस में भिड़ गए। इसको इसने कैंसिल किया, इसको इसने कैंसिल किया, पूरा खत्म। ठीक है, इसका जब ग्राफ हम लोग तैयार करते हैं, जगह बची है, इसका जब ग्राफ हम लोग तैयार करेंगे कुछ ऐसा, ये हो गया आर या फिर रो और ये हो गया टी। ग्राफ कुछ ऐसा बच्चों, स्ट्रेट लाइन नहीं है, हल्का सा उठता हुआ है भी, वो भी बहुत गौर करोगे तब पता चलेगा कि टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी इंक्रीज हो रही है, वरना तकरीबन अनचेंज्ड सा हम लोगों को मालूम पड़ता है। और जब कभी एग्जाम्स होते हैं इसके एमसीक्यू जरूर होते हैं, ध्यान रखना। ये जो टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी है, इनके क्वेश्चंस तकरीबन जरूर होते हैं। तो हम लोगों को वैसे चलना, मैंगनीन है, नाइक्रोम है ना, तो इस तरह से ये अलॉयज वाले केस भी कई बार रहते हैं। जब आगे जाओगे तो आपको उस वक्त मिल रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज, स्ट्रेच्ड वायर पोटेंशियोमीटर, आपसे कह देगा उसमें जो वायर यूज करते हैं वो मैंगनीन का क्यों यूज करते हैं। अब उसका रीज़न टेम्परेचर डिपेंडेंस से हुआ
और आप इस टॉपिक को समझे बगैर वहाँ गए हैं तो याद करके जाना पड़ेगा या छोड़ कर आना पड़ेगा, दो में से कोई एक। तो ये दो चीज़ रह गई। क्या यहाँ से आगे चल सकते हैं हम लोग? यहाँ तक तो हम लोगों ने देख लिया, यहाँ से आगे चले? चलिए, आवाज़ दीजिए बच्चों। Yes, sir. ठीक है, बहुत अच्छा। अब एक एक्सपेरिमेंट देखना। Experimentally it has been found that क्या बात पता चली वो सुनना। change in resistance of a material is directly proportional to change in temperature and directly proportional to initial resistance. Change in resistance of a material is directly proportional to change in temperature and initial resistance. अब ये छोटी सी बात जो एक्सपेरिमेंटली मिली, ये गजब का एक जादू बनकर सामने आया। सुनो बेटा, जल्दी जल्दी में आगे तो निकल गए हम लोग, लेकिन हम लोग एक बात करना भूल गए। ये तो पता चला एक्सपेरिमेंट से और हमारे थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन से कि यदि कंडक्टर का आप टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाती है। आई रिपीट, यदि किसी कंडक्टर का टेम्परेचर इंक्रीज करो तो उसका रेजिस्टेंस और उसकी रेजिस्टिविटी बढ़ती है, लेकिन कितनी बढ़ेगी? ये जो टेम्परेचर आपने 2 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो नया रेजिस्टेंस कितने ओम इंक्रीज कर जाएगा? यदि आपने टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया तो नया रेजिस्टेंस पुराने वाले से कितने ओम ज़्यादा होगा? इसका तो कोई फॉर्मूला है नहीं हमारे पास। यदि टेम्परेचर डिक्रीज कर दिया तो कितना कम हो जाएगा, वो भी नहीं पता। तो ये जो चीज़ थी, इतना तो पता चल गया कि यदि हमारे पास एक कंडक्टर है, एक कंडक्टिंग वायर है, आप इसका टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी। यदि आप इसका टेम्परेचर कम करो तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी कम हो जाएगी। यदि आपके पास एक सेमी कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी डिक्रीज कर जाएगी। लेकिन कितना टेम्परेचर चेंज करने पर कितना रेजिस्टेंस चेंज होगा, इसके लिए हमें एक फार्मूले की ज़रूरत थी, और वही फार्मूला पता करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट किया गया। और उस एक्सपेरिमेंट में हमें ये बात पता चली। कौन सी बात पता चली है? ये वाली, कि किसी भी कंडक्टर, किसी भी मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है, उसमें जो आप चेंज करते हो वो चेंज दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। और पहली चीज़ क्या है? टेम्परेचर कितना चेंज किया। दूसरी बात, ओरिजिनल उसका रेजिस्टेंस क्या था, इनिशियली उसका रेजिस्टेंस क्या था। इन दो बातों पे डिपेंड करता है। अब इस चीज़ को थोड़ा ऐसे समझे कि सपोज़ हमारे पास ये कोई एक कंडक्टर है। अभी इस बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं हम लोग, अभी इस बारे में बात बिल्कुल नहीं कर रहे कि आपने जो कंडक्टर लिया है वो मतलब आपने जो वायर लिया है ये कंडक्टर है या सेमी कंडक्टर है या कोई अलॉय है, इसकी बात अभी नहीं की गई। बस इतना है कि ये आपका सैंपल है। शुरू में इसका टेम्परेचर आपने माना T0, और शुरू में इसका जो रेजिस्टेंस आपने पाया वो क्या पाया था? R0। अरे T0 R0 ऐसे पढ़ दो। ज़ीरो शायद इस बात को दिखाएगा कि जब एक्सपेरिमेंट आपने शुरू नहीं किया है उस वक्त इसका टेम्परेचर T0, उस वक्त इसका रेजिस्टेंस R0। ऐसा ज़्यादा तेज़ तो नहीं हो रहा, ठीक है? स्लो होने की ज़रूरत नहीं है ना।
क्योंकि अब और फास्ट ही होंगे हम लोग, स्लो नहीं रहेंगे और फास्ट रहेंगे। अच्छा, तो टी नॉट और आर नॉट, आप क्या करो, इसको थोड़ा हीट करो बेटा, आप इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टेम्परेचर ऐड करो, जिसकी वजह से कंडक्टर तो वही है, कंडक्टर तो वही है, लेकिन अब इसका जो नया टेम्परेचर है वो है टीएफ। टीएफ बोले तो टी फाइनल, और जो नया रेजिस्टेंस है वो है आरएफ, फाइनल रेजिस्टेंस। इनिशियल टेम्परेचर को टी नॉट, फाइनल टेम्परेचर को टी एफ, इनिशियल रेजिस्टेंस को टी आर नॉट और फाइनल रेजिस्टेंस को आर एफ। ठीक है। अच्छा, एक दो बात और, चेंज इन रेजिस्टेंस, मान लो चेंज इन रेजिस्टेंस को कैसे दिखाया, डी आर से। अरे T1 माइनस T2 या T2 माइनस T1 को DT नहीं बोल देते हैं क्या, X2 माइनस X1 को DX नहीं बोल पाते हैं, वैसे ही R2 माइनस R1 या R फाइनल माइनस R इनिशियल या RF माइनस R नॉट, उसको कैसे दिखा दिया, DR। तो ये हुआ चेंज इन रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके बारे में ये कह रहे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चेंज इन टेम्परेचर, कैसे दिखा दिया, dt। TF माइनस T नॉट, दोनों के बीच का डिफरेंस, चेंज इन टेम्परेचर, वो हो गया क्या, dt। और क्या, इनिशियल रेजिस्टेंस कितना माना था, इनिशियल रेजिस्टेंस आपने R नॉट, बोलो ठीक है। अच्छा, आप इन दोनों फैक्ट्स को कंबाइन करवाओ, combining the two results, dr proportional to r naught multiplied by dt, कोई तुड़ुंग तुड़ुंग मत कीजिए, dr इक्वल्स टू r नॉट इंटू dt। दोनों कैसे साउंड है, वो कुछ कनेक्ट और डिस्कनेक्ट हो रहा है, कहीं ये माइक है तब तो मुश्किल हो जाएगी। ओके, रुकना धीरेन्द्र। तो डी आर प्रोपोर्शनल टू आर नॉट इंटू डी टी, दोनों बातों को एक ही बार में बोल दिया, कोई ऐतराज तो नहीं, कोई ऐतराज तो नहीं है, कोई ऐतराज तो नहीं बच्चों जो ऑनलाइन है। ओके, वेरी गुड। अब जब कभी कहीं से कोई प्रोपोर्शनैलिटी के साइन को हटाते हैं तो कोई ना कोई कांस्टेंट आता है, यहाँ पे जो कांस्टेंट आता है, यदि ग्रेविटेशन चैप्टर होता है तो कैपिटल जी ले लेते हैं, नहीं समटाइम्स कैपिटल के ले लेते हैं। यहाँ पे जो प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आया करता है उसे हम लोग लेते हैं अल्फा, साथ में आर नॉट जैसे का तैसा, डी टी ज्यों का त्यों। ठीक है, तो बहुत अच्छा। integrating both sides, we have integration of dr equals to integration of alpha r naught into dt। अब यहाँ पर इंटीग्रेशन आ गया, कुछ बच्चों ने 11 में पढ़ा था जब बेसिक मैथ्स पढ़ रहे थे तो, और उसके बाद 11th में यूज़ करते चले गए थे हम लोग, बहुत बार यूज़ किया है 11 में। और कुछ बच्चों का वो सब यदि मिस हो गया है तो क्लास 12 के मैथ्स में अभी हम लोग जहाँ हैं उसको ख़त्म करके डिफरेंशिएशन और फिर इंटीग्रेशन ही तो आएगा। तो आपसे कहा था जो बायो वाले बच्चे हैं वो भी उस क्लास में शामिल रहिएगा जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन पढ़ा रहा होगा, यह आपको जीवन भर काम आएगा। और जो मैथ्स वाले बच्चे हैं वो पहले भी पढ़ चुके हैं, अभी भी पढ़ेंगे, आने वाले वक्त भी पढ़ेंगे, उनको सोचना नहीं है। अब ये मत पूछना अभी फ़िलहाल कि इंटीग्रेशन के कौन कौन से फार्मूलाज लगाएंगे, मैं ये मान के चलूँगा कि इंटीग्रेशन का सारा फार्मूला आपको पता है। यदि एक भी जगह
मेरे दिमाग में ये बात आई कि आप इंटीग्रेशन नहीं जानते और उसको सॉल्व करके दिखाना या उसका रूल बताना शुरू कर दिया, तो फिर जितना वक्त लगना है उसका 4 टाइम्स वक्त लग जाएगा इंटीग्रेशन के चक्कर में। तो जो जितना जानते हो उसके हिसाब से इसको अभी एक्सेप्ट कर लो, फिर बाद में पढ़ लेना हम लोग इसको। डी आर इनिशियल रेजिस्टेंस कितना था? आर नॉट। फाइनल रेजिस्टेंस को कैसे दिखाया? आर एफ। लोअर लिमिट अपर लिमिट क्लास 11। अच्छा, यहाँ पे अल्फा तो कांस्टेंट है ही, आर नॉट इनिशियल रेजिस्टेंस है कांस्टेंट है, डी टी टेम्परेचर, इनिशियल टेम्परेचर क्या था? टी नॉट, ये लोअर लिमिट। फाइनली टेम्परेचर आपने कितना करवा दिया? टी एफ, ये अपर लिमिट। जो वेरिएबल होते हैं उन्हीं को ना लोअर लिमिट और अपर लिमिट में लिखते हैं हम लोग, तो वही काम किया है। डी आर का इंटीग्रेशन आर, लोअर लिमिट आर नॉट और अपर लिमिट आर एफ। अल्फा कांस्टेंट है बाहर निकाला, आर नॉट कांस्टेंट है बाहर निकाला, डी टी का इंटीग्रेशन टी, लोअर लिमिट टी नॉट, अपर लिमिट क्या हो गया? टी एफ। मेरी मजबूरी है कि इंटीग्रेशन के बारे में कुछ बोले बगैर आगे चलूं, क्योंकि आप 11th नहीं हो, 12th हो। 12th भी हम लोग यहाँ इतना आगे आ चुके हैं, अब इसके बाद डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन के बारे में कुछ नहीं जानते, खराब बात है। तो मान के चल रहा हूँ आपको पता है सर, आर को हटाकर एक बार इसके जगह अपर लिमिट आर एफ, आर को हटाकर एक बार इसके जगह लोअर लिमिट आर नॉट। यही करते थे ना हम लोग, यही करते थे ना क्लास 11 में, ऐसे ही लिमिट पुट करते थे ना। इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट, टी को हटाकर एक बार टी एफ, टी को हटाकर इसके जगह एक बार टी नॉट। ठीक, जो बच्चे ऑनलाइन है एक और आवाज दीजिए। यस सर। थैंक यू, थैंक यू। आर फाइनल मतलब फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर माइनस आर इनिशियल इक्वल्स टू अल्फा इंटू आर इनिशियल, और टी एफ माइनस टी नॉट को दिखा दिया डेल्टा टी से। तुम बोलोगे अभी तो आप डी टी से दिखा रहे थे, अभी तो आपने डी टी यूज किया था ना चेंज इन टेम्परेचर के लिए, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अचानक से डेल्टा टी क्यों? डिफरेंस दोनों है बेटा, लेकिन इंटीग्रेट करते समय हम लोग इंस्टेंटेनियस डिफरेंस लेते हैं, और यहाँ पर क्या होगा? थ्रू आउट द चेंज, एवरेज। तो एवरेज के लिए डेल्टा और इंस्टेंटेनियस के लिए डी। ठीक है, अच्छा चलो रंग बदल के, आर एफ इक्वल्स टू, ये जो माइनस आर नॉट है उधर ले चलो, आर नॉट बना और पहले से कौन था? प्लस अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। दिस इंप्लाइज दैट फाइनल रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर इक्वल्स टू आर नॉट, दोनों से कॉमन ले लो, क्या बचेगा यहाँ से? 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। टेम्परेचर कोएफिशिएंट कहलाता है हमारा अल्फा। पहली बार कब मुलाकात हुई थी? सी यहाँ से टेम्परेचर कोएफिशिएंट, 2-3 नाम है, अभी हेडिंग में भी लिखवा दूंगा। तो जरा सोचो, एक फॉर्मूला मिला, कैसा मिला है कि आपने टेम्परेचर कितने डिग्री सेल्सियस इंक्रीज किया, वो यहाँ रख दो। मान लो पहले था 27, बढ़ाकर कर दिया आपने 43, तो 43 में 27 माइनस करो, जो आएगा वही डेल्टा टी होगा, उसको यहाँ रखो। अल्फा का वैल्यू आपको समटाइम्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में दिया होगा और समटाइम्स आप नहीं होगा तो कैलकुलेट करेंगे, तरीका देख लेंगे हम लोग।
आर नॉट क्या है? इनिशियल रेजिस्टेंस, जो आपको पता था जब सैंपल आपको पकड़ाया जाएगा कि ये लो एक कंडक्टर है, ये एक सैंपल है, बताओ यदि इसका टेम्परेचर हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर देंगे तो नया रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? तो तुम पूछोगे ना कि अभी कितना है, तो वो बता देगा कि अभी इतना है। तो प्रेजेंट जो इनिशियल रेजिस्टेंस है वो आपको पता होगा, डेल्टा टी आपको पता होगा, अल्फा आपको पता होगा, तो आप बता सकेंगे कि नया वाला रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा इंक्रीज होकर। मतलब अभी इसके पहले जो पढ़ रहे थे उसमें सिर्फ ये बात थी कि कंडक्टर्स है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, सेमी कंडक्टर है, टेम्परेचर बढ़ाओ तो रेजिस्टेंस रेजिस्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी, है ना, और यदि अलॉयज है तो विल रिमेन कांस्टेंट। लेकिन कितना इंक्रीज कितना डिक्रीज इसका पता लगाने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए था जो आपके सामने है, और इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स भी होते हैं। क्या यहाँ तक सब कुछ देखा सुना? आवाज़ दीजिए बच्चों। ओके, यहाँ Yes, अंधेरा sir. क्यों हो गया? रुक जाओ जरा, अंधेरा हो गया, एक सेकेंड, बस एक सेकेंड। अरे अच्छा चलो, आप यहाँ पर चूँकि आप स्क्रीनशॉट लोगे या फिर क्यूआर कोड स्कैन करोगे, तो हम लोग टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, और वो कौन है? एक्चुअली अल्फा है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। यहीं पर एक छोटा सा काम और देख लो, बाय चांस आपको अल्फा कैलकुलेट करना हो तब क्या कर सकते हैं? इस यहां से निकालो, आर एफ माइनस आर नॉट इक्वल्स टू अल्फा आर नॉट डेल्टा टी। देयरफॉर अल्फा क्या हो जाएगा? फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस अपॉन इनिशियल रेजिस्टेंस इनटू चेंज इन टेम्परेचर। ये इसके लिए एक्सप्रेशन चलाएगा, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं, पहले तो स्क्रीनशॉट्स ले लो आप लोग, और हम लोग क्यूआर स्कैन कर लेंगे। क्यूआर जूम होता है क्या? कैसे होता है? डाउनलोड करना होता है? अच्छा ठीक है, पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग, और हम लोग स्कैन कर लेंगे। आप लोग पिक लेना चाह रहे हैं शायद। बबीता, माहिरू, अनु, श्रेया, अनिशा, Yes, sir. ओके, क्या यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. Yes, sir. चलो बहुत अच्छा। नेक्स्ट पेज ये रहा। सर, हाँ, किसने आवाज़ दिया? सर वो जो आप रॉन्ग लिखे थे कि वो गलत है और ये वाला सही है, तो क्या उसको भी नोट करना है? रॉन्ग लिखा था मैंने, ये वाला पार्ट। हाँ। हाँ, ये चूँकि हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं बेटा कि इसको क्यों डिस्कार्ड कर दिया गया, इसको क्यों एक्सेप्ट किया गया, इसलिए लिखना तो सारा है ना, बाद में फिर आपके पास ओके। रीज़न रहेगा, ठीक है। ओके, ये एक और, चलो इसके आगे तो नहीं था, ठीक है। तो इसका क्यूआर स्कैन कर लो अब।
चलो ठीक है, तो इस वाले क्लास को यहीं रोकेंगे, ज़रूर रुकना, कोई जाना मत। और ये कह रहा था कि इस पर बेस्ड न्यूमेरिकल्स आपके रेफरेंस बुक में पहले सॉल्व एग्जाम्पल्स के होंगे, वो कर लेना, देन एक्सरसाइज की तरफ जाना। बिल्कुल फार्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स होते हैं, ट्विस्ट इसमें आपको मिलेंगे ही नहीं। डेल्टा टी, आर, आर नॉट, आर एफ, इन्हीं की बात की जाएगी कि फाइनल इतना है, इनिशियल इतना था, तो वगैरह, तो उसको आपको करना है। आपने सुना बच्चों?